Hello, good afternoon, students. Today I am going to discuss NTA NET Psychology December ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद ये रहेगा कि स्टूडेंट्स को हमने फाउंडेशंस के बारे में बताना है। तो मुझे लगता है इस बार का जो जुलाई का पेपर हुआ था उसको देखने की मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हमारा बेसिक बुक पढ़ना कितना जरूरत होती है, बेसिक और ऑथेंटिक बुक। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने अराउंड 3 to 4 मंथ का जो फाउंडेशन कोर्स करने के लिए हमने प्लानिंग बनाया है। ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ये गूगल मीट या जूम मीटिंग के थ्रू हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस इंटरेक्शंस रहेंगे। क्वेश्चंस भी डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या कुछ एक्टिविटी बेस्ड जो भी एनसीईआरटी में किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि व्हाट इज साइकोलॉजी से लेके रिसर्च मेथड क्या होती है, बेसिक रिसर्च मेथड क्या होती है, बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वेरिएबल्स क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स, रिसर्च मेथड्स क्या होती है, वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी बताई गई है। अगर यदि आपको एनसीईआरटी में पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा क्लास लेने से आपको ये मदद रहेगा कि आप एक महीने में पूरे एनसीईआरटी को, 1-1.5 महीने में आप पूरे एनसीईआरटी को मास्टर हो जाओगे। अगर मैक्सिमम लेके जाएगा कि 2-3 महीने में हम इसको एकदम फाउंडेशन करेंगे, इससे ये लगेगा आपका, आप अगर कोई भी एनसीईआरटी पेपर को देख लोगे कम से कम आपका एकदम एक एवरेज क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। जैसे कि आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बेसिक समझने के लिए 11th साइकोलॉजी को पढ़ना जरूरी है। जैसे कि सेंसेशन एंड परसेप्शन है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिंपल वे में बताई गई है 11th साइकोलॉजी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनेटिकल एस्पेक्ट की उन्होंने बताया है, न्यूरॉन्स क्या होती है बताया है। तो उस तरीके से चीज को हम आपको पूरी की पूरी 11th साइकोलॉजी को समझा देंगे, आपको क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ये रहेगा हमारा जो माध्यम रहेगा वो इंग्लिश और साइकोलॉजी को ज्यादा से हम लोग इंग्लिश में ही बताएंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी रहेगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। और उसके अलावा चैप्टर अगर हमने बात करें लर्निंग की कुछ टर्म्स एनसीईआरटी में बहुत अच्छी दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग हो, ओपेरेंट कंडीशनिंग हो, उसकी जो ओपेरेंट कंडीशनिंग का स्टेप्स हो, और आपको रेशियो, डिफरेंट लेवल रेशियो जो लर्निंग होती है, और इंटरवल लेवल की लर्निंग हो, जो भी आपका लर्निंग का जो प्रकार है। तो जैसे कि ट्रेस कंडीशनिंग इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, उस तरीके से कि उन्होंने बहुत अच्छा स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गया। तो इस तरीके से जो लर्निंग भी हमने आपको बताएंगे, उसके साथ साथ जो आपका जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। तो क्या बताया गया है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग कैसे होती है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, जैसे कि मेंटल सेट होता है, ठीक है, और मीन एंड एनालिसिस क्या होती है। और उसके अलावा आपको लॉजिकल जैसे कि हमने एल्गोरिदम्स बोलते हैं, एक 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एल्गोरिदम्स वो क्या होती है, बहुत अच्छी एनसीईआरटी में बताएंगे। उसके साथ साथ हम भी आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या होती है, और ह्यूरिस्टिक्स क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो उसको भी हम फोकस करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी कोर्स का जो बेसिक कोर्स में रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाया जाता है वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बेस वो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं रहा है। ऐसा कोई पूछेंगे नहीं कि आपको कहीं आपने एमसीक्यू पढ़ के चले जाओगे। तो एमसीक्यू पढ़ के आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको ये बढ़ेगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं है वो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और आपको कॉन्सेप्ट बेस बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है वो एनसीईआरटी किताब को पढ़ने का और समझने का। यदि आप खुद ही नहीं पढ़ सकते तो हमारा इंटरेक्टिव क्लास ले सकते हैं, या खुद पढ़ सकते तो दैट इज वेल एंड गुड। तो हम अभी जितना जल्दी वो शुरू कर रहे हैं, तो आप अगर इसके बारे में पूरा जानकारी जानने के लिए तो मुझे मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और कमेंट करके भी मेरे से आप डिटेल्स पूछ सकते हो। तो उसके अलावा एनसीईआरटी 12th का भी है, तो 12th की भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने 11th साइकोलॉजी में
मोटिवेशन और इमोशंस के भी हम समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे मोटिवेशन और इमोशन के बारे में। और कोई किताब, बड़े किताब आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगा। मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में क्लैरिटी मिलना है तो आप एनसीईआरटी 11th को पढ़ना है और समझना है। पढ़ने से नहीं होगा और समझने से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेम्स लॉन्गे थ्योरी है, कैनन बर्ड थ्योरी है, स्कैचर की जो थ्योरी है, ठीक है, तो लाजरस की थ्योरी है। तो इस तरीके से थ्योरी को समझने के लिए एनसीईआरटी के जो से बढ़िया और कोई किताब नहीं हो सकता। और मोटिवेशन को भी आप समझ सकते हो, फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन और साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस है, उसके बारे में आप समझ सकते हो। हम उसके अच्छी तरह बताएंगे आपको किस तरह के समझे। दैट इज व्हाट आई एम गिविंग यू। हम इस एनसीईआरटी को क्या समझाने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके अलावा आपको बेसिक फंडामेंटल जो एक्टिविटी बेस्ड भी रहेगा हमारा क्लासेस, जो कुछ एनसीईआरटी में एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस भी है, वो एक्टिविटी बेस्ड वो भी एक्टिविटीज आपको करा देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाए। और साथ ही साथ आपको 12th का मैंने आपको पहले ही वीडियो में भी कहा था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस IQ, तो उसको हम ब्रॉड वे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। जैसे कि एप्टीट्यूड में कोई डिफरेंट हो, या जैसे कि कोई इंटरेस्ट में कोई डिफरेंट ये रखते हो, और इसको हम ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट ओरिएंटेड पॉइंट हो, एटीट्यूड क्यों ना हो। अब एटीट्यूड का भी चैप्टर देख लीजिएगा कि 6 चैप्टर आती है एनसीईआरटी में, कितने बहुत बढ़िया दिए गए कि सोर्सेस ऑफ एटीट्यूड क्या होती है यदि हम सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करें। दूसरा चैप्टर में आप बात करें कि पर्सनालिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सिगमंड फ्राइड का जो थ्योरी है, साइको एनालिसिस जो थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी है। और उसके अलावा आप आ जाइए क्या आपका जो बंडोरा का जो लर्निंग जो थ्योरी है, जो पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव में, कैटल का जो पर्सपेक्टिव में आप ले लीजिएगा, एडलर का ले लीजिएगा जो पोस्ट फ्राइडियंस है, कार्ल यूंग के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा सिंपल वे में बताया गया। उस सारे को हम डिफरेंट पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। और कई बार क्वेश्चंस भी आ चुका है, टाइप्स क्या होती है, टाइप की उन्होंने क्वेश्चन पूछे। यहां तक कि पिछले साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शेल्डन कैटेगरी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइप्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ट्राइट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो भी आप समझ सकते हैं, जैसे कैटल का हो, चाहे वो आलपोर्ट का जो थ्योरी है उसको भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ना चाहिए। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को भी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हो, उसका मीनिंग क्या होती है, और जैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गया और अलग अलग है। तो पर्सनालिटी चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसको सेल्फ रेगुलेशंस, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ क्या होती है, वो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। सबसे बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रहेगा, एकदम पूरा डिटेल एनालिसिस किया जाएगा और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना डिटेल्स एनालिसिस। और आपकी ये बात हो गई कि आपको 3rd चैप्टर में स्ट्रेस, अगेन इस बार क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रेस में कम से कम 4 से लेकर 5 डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो स्ट्रेस की जैसे A टाइप ऑफ पर्सनालिटी हो, और आपका स्ट्रेस की साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हो, और उसको कोरोनरी हार्ट डिसीज के हो, PTSD के ऊपर हो, और कल्चरेटिव स्ट्रेस के ऊपर हो, तो ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी में भी ही हम कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें। अगर डिटेल्स यदि हमारा क्लास ले लिया तो आप एनसीईआरटी को इतना आप समझ सकते हो कम समय में, तो आप उसमें आप एनरोल कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम में। और स्ट्रेस की कारण क्या होती है, स्ट्रेस की रूट्स क्या होती है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में बहुत अच्छी तरह दी गई है दोस्तों, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपका स्ट्रेस, मेरा जो क्लास लेने के बाद आपको कहीं डाउट नहीं मिल पाएगा, तो हम ऐसे आपको स्ट्रेस के बारे में समझा देंगे क्या क्या चीज होती है। और उसके अलावा 4th चैप्टर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कैसे डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि मेंटल अबनॉर्मलिटी के बारे में जो क्वेश्चंस है, और डिफरेंट डिसऑर्डर्स है जो DSM-5 का जो कुछ ऐड किए हो उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। और उसके अलावा आप जा सकते हैं कि थेरेपीज की जब तक बात आती है तो ज्यादा फोकस रहेगा हमारा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके अलावा पॉजिटिव साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में हम देखें कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हम देखेंगे, बहुत अच्छे से दी गई है। और थेरेपी क्यों दिया जाता है, थेरेपी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, तो उसके बारे में सारे दी गई है। और बायो फीडबैक क्या होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा आप
7 चैप्टर, जैसे 6 चैप्टर मैंने बोल दिया एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशंस, वो क्या होती है, उसमें ज्यादा फ्रिज ईडर की इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, पहली बार जो आए थे फिस्टिंजर के बारे में, तो उसके बारे में आपको समझा देंगे। और उसके साथ साथ आप ग्रुप डायनेमिक्स, एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे लीडरशिप के बारे में आती है, या ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, या सोशल आइडेंटिटी थियरी के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए ग्रुप डायनेमिक्स को समझना जरूरी है। और ग्रुप डायनेमिक्स आप बड़े बड़े बुक्स में ठीक से कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन एनसीईआरटी में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, हम आपको क्लैरिटी दे देंगे कि ग्रुप डायनेमिक्स का क्या होता है। उसमें भी साथ साथ आप स्टीरियोटाइप भी समझा देंगे, डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, प्रीजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप क्या होती है, और डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। तो ये सारे, इन ग्रुप क्या होती है और आउट ग्रुप क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होती है, ये सारे चीज आपको समझना है। और 8 चैप्टर की जो अगर हम बात करें एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसकी आज की डेट में वो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। जैसे नॉइस हो गया, क्राउडिंग हो गया, पॉपुलेशन पॉवर्टी के रिलेटेड हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो इस सारे नेचुरल डिजास्टर्स मैनेजमेंट हो गया। तो उस चीज को अपने समझना पड़ता है कि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट हम लोग इसकी बेसिक अवेयरनेस आपको रखना होगा। तो यू चैप्टर जैसे कि मुझे लगता है इमर्जिंग एरिया का भी काम आता है। जैसे इमर्जिंग एरिया है तो आप उसको चैप्टर 8 को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है, टेस्टिंग के बारे में भी उन्होंने लास्ट चैप्टर में दी गई है फ्रेंड्स। तो इसीलिए अगर इस तरीके से अपने फाउंडेशन कोर्स को अगर अपनाओगे तो आपका कहीं जाना ना पड़े, किसी एरिया को आप बुक्स पढ़ना या कहीं दिशाहीन नहीं भटकना। तो ये अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा भटकेंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझेंगे तो आप ज्यादा नहीं भटकोगे, क्योंकि बेसिक आपका एकदम फाउंडेशन ठीक रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो अब जितना जल्दी इसको एनरोल करेंगे तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा अगस्त से लेके शुरू करी जाएगा कोर्स को। अगस्त सितंबर में जितना आपने सेट होगा, यानी कि इट विल टेक 2 मंथ्स या 3 मंथ रहेगा, इट कैन बी वेरीज, बट लेकिन हम लोग ने आपको पूरे डिटेल इस चीज के बारे में आपको एनालाइज करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप वेट ना करें कि आपका दिसंबर का, अगर यदि नेट क्वालिफाई करना है, नेट आप अगर मन बनाया है तो आप पहले अपना बेसिक को बढ़ाइए, तभी आपका कोई और, नहीं तो आपको बेसिक क्लैरिटी नहीं हो पाएगा। तो आप पेपर 2 को ये करेंगे, साथ ही साथ अगर इसमें ज्वाइन करेंगे तो हम पेपर 1 को भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे कि किस तरीके से क्वालिफाई किया जाता है पेपर 1 में। खास करके जो कुछ एरिया होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, और पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, आईसीटी हो गया, और हायर एजुकेशन के बारे में जो थोड़ा सा न्यू एरिया होता है, तो उसके भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपके लिए फाउंडेशन, एज ए फाउंडेशन कोर्स आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। एनसीईआरटी इज द सोर्स टू इम्प्रूव योर फाउंडेशन। तो हमारा चैनल में ऑलरेडी मैंने यूजीसी नेट का जो कटअप के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, और एक मेमोरी बेस्ड एनालिसिस के बारे में भी क्वेश्चन जुलाई 12 का जो पेपर हुआ था उसको भी डिस्कस किया। प्लेलिस्ट में मेरा आप इसमें देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरा उसका फायदा उठाइएगा। और जो आज का मेरा वीडियो यही था, तो आप प्लीज अगर आप ये वीडियो आपको फायदा मान रहा है तो गिव मी अ लाइक, एंड ऑल्सो डोंट forget to subscribe and share with your friends. Thank you for watching video, friends.